स्कूल में, जिसका अच्छा है उसका तो बात अलग है, ठीक है ना। तो ये अच्छा चीज तो नहीं है ना बेटा, ये अच्छा चीज तो नहीं है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं, पूरा बोकारो का नहीं, पूरा इंडिया का सारा का सेंटर चेंज होना चाहिए था। आप एग्जाम ले रहे हैं तो फिर नहीं लेते, क्या लेते एग्जाम, फिर वैसे दे देते ना, क्या कहते हैं जैसे मतलब नहीं ऑनलाइन क्या, जैसे आप 11th में 10th में रिजल्ट बना दिए थे वैसे बना देते, वो एग्जाम का क्या फायदा है। और पेपर ऐसा नहीं था डिफिकल्ट था आपका, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, क्या लेंदी था यार तुम बात करते हो, ऐसा नहीं। पढ़ोगे बढ़िया से तो अच्छा है बेटा, आसान ऐसा नहीं है। एक दो सवाल थोड़ा सा नया टाइप का था आपके लिए, बट वो ऐसा नहीं है, वो सब सवाल हमने आपको बताया हुआ है कॉपी में, कॉपी खोलिए आपको सब बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ। 40 में 40 आ सकता है, ऐसा कुछ था नहीं। इतना पढ़ाने के बाद ऐसे बोलिएगा तो गलत बात है ना सर। बोलिए नहीं, स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, ठीक। स्क्रीन पे नहीं लिखेगा बेटा, नहीं तो अथी कर देंगे, क्लास ऑफलाइन करेंगे ही नहीं, ऑनलाइन करेंगे ही नहीं। स्क्रीन पे कुछ लिखोगे तो ऑनलाइन करेंगे ही नहीं क्लास, अभी दिक्कत है, समझ रहे हो ना बात को। और पढ़ाई करना है ना बेटा। और देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या ना, आप डिस्टर्ब करेंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आप चाहिएगा तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो पढ़ने वाला बच्चा ऐसे नहीं करता है, हमारे पास वैसा नहीं बच्चा, हमको नहीं लगता है कि आप पढ़ने वाले नहीं हैं। चलिए अब टर्म 2 का स्टार्ट करते हैं ना, शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम। और टर्म 2 का स्टार्ट करते हैं, और अब तो सब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। अब टर्म 2 में आपका पार्ट क्या क्या है पहले आप देख लीजिएगा। कैलकुलस में अब बचा है तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट, है ना। इस इंटीग्रेशन में दो पार्ट है आपका, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखो टर्म 1 दिया, उसके बाद भी अगर अभी भी नहीं सीरियस हो गए तो बहुत दिक्कत है। आप अपना टर्म 1 का एग्जाम दिए है ना, तो आप अगर ईमानदारी से आप दिए होंगे तो तुमको ऐसे भी बनाया होगा तो आपको बुझा नहीं होगा कि हम कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं, बुझाया होगा ना बेटा कि नहीं बुझाया। तो अभी समय नहीं है, 3 महीना समय है, अभी 3 महीना नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सबको अपना, सबको पता है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या लिखा है, क्या लिख के आए हैं, और नंबर क्या आता है वो मायने नहीं रखता। आप क्या लिख के आए वो आपको पता होगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। और सीबीएसई उसी दिन आपका अथी भी तो दे देता है ना, आंसर भी दे देता है, तो आप मिला भी लिए होंगे कि हमारा कितना आना चाहिए, और आप देखिएगा रिजल्ट में आपको कितना आता है, जितना आप सोचे होंगे उससे तो ज्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा। सारे स्कूल में ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है बेटा। ऑब्जेक्टिव सवाल में जब तक आपके पास बहुत सही कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो सवाल नहीं बनेगा। और सब स्कूल किया है, सारा स्कूल ओपनली किया है, सब लोग किया है, कोई स्कूल अपना रिजल्ट खराब तो नहीं चाहेगा, सब करता है। हमको भी मौका मिलेगा हम भी करेंगे, आपको मौका मिला आप भी कीजिएगा। चोरी करने देगा तो क्या नहीं करेंगे, चोरी करेंगे। लेकिन सेंटर चेंज होना चाहिए तो उसका मतलब बनता है, बट ठीक है नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है आपके लिए तो अच्छा ही, बढ़िया ही हुआ। इंटीग्रेशन में दो पार्ट है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है बेटा और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और दूसरा है डेफिनिट। ठीक है ना। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एक ही टॉपिक है, वो है एरिया। वो है क्या, एरिया। और एरिया कंप्लीट डेफिनिट इंटीग्रेशन, थोड़ा सा अंतर होता है, जमीनी अंतर होता है, डेफिनिट और एरिया में थोड़ा सा अंतर होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दूसरा पार्ट है, डेफिनिट इंटीग्रेशन तीसरा है एरिया। उसके बाद चौथा पार्ट इसमें जो आ जाता है आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म होगा, बट उसी से रिलेटेड टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इनडेफिनिट थोड़ा बड़ा पार्ट है, डेफिनिट उससे छोटा है, और डेफिनिट एरिया तो लगभग एक ही जैसा। डेफिनिट अगर समझ में आएगा तो अच्छे से एरिया भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैक्सिमम वाला टॉपिक जो था ना, वही सेम टॉपिक आपका एरिया, जो वेटेज आपका मैक्सिमम रखता था फर्स्ट टर्म में, वही सेम वेटेज रखेगा आपका एरिया। मतलब यहाँ भी वही चीज है, यहाँ एरिया में थोड़ा सा ग्राफ और आपका आपको नॉलेज होना चाहिए, तो जब पढ़ेंगे तो देख ही लेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका
कैलकुलस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्लस 3D। वेक्टर में बहुत कुछ नहीं पढ़ना आपको। वेक्टर में आपको जो पढ़ना है, 2 पार्ट पढ़ना है, एक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और अंदाज एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना। बट हम लोग वेक्टर एकदम शुरू से देखेंगे, पूरा डेप्थ में देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। 3D में आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरा टॉपिक है इसमें प्लेन, और लास्ट एक बच जाता है आपका, फिर क्या बच जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी। इतना ही टॉपिक है, इतना ही सारा पार्ट आपको पढ़ना सेकेंड पेज में। और ये अंदाज सब्जेक्टिव होगा ना, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा सेकंड वाला, ये सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव। कंडीशन पे डिपेंड करता है, नहीं भी हो सकता है एग्जाम, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, इसका कोई और छोट नहीं। अगर कोई सवाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टफेस्ट होता है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही सवाल होता है। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई कभी नहीं होता। वो आपको सवाल ऐसा ऐसा आएगा ना, अगर आपको 1 सेकंड में अगर सवाल दिखा कि 1 सेकंड में हम ये सब्स्टिट्यूशन लगा के कर सकते हैं तो वो बनेगा, नहीं तो आप 3 घंटा भी समय खत्म हो जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा उसको। तो लिमिटेशंस नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, क्या बताओ, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तो हम पढ़ा भी दिए थे, बट हम शुरू से फिर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से। लिखो इंटीग्रेशन, थोड़ा मेहनत करो, अभी सेकंड वाला पेज में बढ़िया से मेहनत करो, शुरू से ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन जो होता है, पहले लिखिएगा, नोट लिखिएगा। इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द reverse process of differentiation. Process of differentiation. Differentiation. इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ये वाली सिंबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सांप वाली जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। मतलब सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन या बोल सकते हैं, आप ऑब्लिक करके लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इंटीग्रल ऑपरेटर। और एक सिंबल ये आता है ना, ये वाली सिंबल, इसको बोलते हैं क्या, डी। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर ये दोनों सिंबल एक साथ आ जाए ना तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब बाहर ये सांप आ जाए इंटीग्रेशन का सिंबल, और अंदर क्या आ जाए, डी आ जाए, ठीक है। और मान लेते हैं इसके साथ कुछ एफ लिखा है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना dx नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे dx जैसा कुछ नहीं आएगा, बस ये ऑपरेटर रहेगा, इंटीग्रल ऑपरेटर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पे कुछ और नहीं रहेगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा बताइए, fx। ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, fx। जैसे मान लेते हैं आपको आ गया ना, ये सिंबल है d ऑफ एक्स क्यूब, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा बताइए, एक्स क्यूब बन जाएगा। समझ रहे ना। मान लिया अगर कहीं ऐसा आ गया d ऑफ साइन एक्स, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। मान लेते हैं अगर कुछ आ गया d ऑफ ई पे पावर एक्स, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ई पे पावर एक्स। मतलब ये वाली ऑपरेटर दोनों एक साथ आए ना, तो उसका वैल्यू आप क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, ठीक है।
प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लिख लीजिए, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर डिफिनेशन बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, पहला प्रॉपर्टी क्या है ना, इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। लिख लीजिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, integration is distributed over addition and subtraction, addition and subtraction of function। अगर बहुत सारे फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन लगा हुआ है और वो सारे फंक्शन क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्टेड, तो आप सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं अगर आपको आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स और माइनस एच एक्स और यहाँ पे है डी एक्स, इसका बताएंगे हम मतलब, अभी तो मतलब है हमको प्रॉपर्टीज से। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है और एक फंक्शन एच है, सारे किससे कनेक्टेड है बताओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, और अगर माइनस है तो माइनस लिखिएगा, इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स। ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी है, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर के एफ एक्स डी एक्स है, के एफ एक्स डी एक्स, तो आप के को बाहर कर सकते हैं, के ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको आ गया 2 ऑफ एक्स क्यू डी एक्स, तो इसमें कोफिशिएंट का काम कौन कर रहा है बताइए, 2, तो 2 को आप बाहर कर सकते हैं और एक्स क्यू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो देखेंगे बाद में। मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स है और माइनस 4 ई पे पावर 2x है प्लस 5 कॉस एक्स डी एक्स है, तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लग जाएगा क्या बताइए, मिक्स हो जाएगा ना दोनों। तो पहले तो आप क्या कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा सबके साथ और कोफिशिएंट भी बाहर कर दीजिएगा, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा बेटा और साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और माइनस 4 बाहर आ जाएगा, ई पे पावर 2x डी एक्स आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा cos x dx। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्या नंबर आएगा, जिसको 35-36 से ऊपर आएगा उसको तो 40 आ ही जाएगा। सीबीएसई वाला को बुझाया कुछ अकाउंट्स में कि कौन पेपर में, अकाउंट्स में। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज कर दिया था, हंगामा हो गया। अब उसको बोला अब कि 28 नंबर जिसको आ रहा है उसको 36 नंबर आएगा कम से कम। चलिए ठीक, लिख लिए इसको। अच्छा, इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, एक डिफरेंशियल होता है, समझिएगा, इसको समझिएगा। अगर आप डी ऑफ डी एक्स लिखते हैं, सुनिएगा, डी ऑफ डी एक्स लिखते हैं तो आप जो है ना किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखते हैं,
डी ऑफ डी एक्स लिख रहे हैं तो मतलब उस फंक्शन का क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख रहे हैं। बट सिर्फ अगर आप डी लिखते हैं, मतलब अगर आप ऐसा लिखते हैं ना, बात समझ में आ रहा, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स क्या है ना, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लेकिन अगर कोई डी ऑफ एफ एक्स लिखता है, डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स आ जाएगा क्या, देखो जरा, यही वाला रिलेशन से ये डी एक्स को इधर ले आया, तो ये जो डी ऑफ एफ एक्स है ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। जैसे अगर आपसे कोई बोले बताओ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या जवाब दोगे, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या जवाब दोगे, 2x dx, क्या लिख बोलोगे, 2x dx। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई बोले डिफरेंशियल ऑफ e पे पावर x बता दो, तो क्या जवाब दोगे, e पे पावर x dx, है ना। अगर कोई बोल दे आपसे d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दो, क्या जवाब दोगे, ये डिफरेंशिएशन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर क्या, एडिशन। तो ये क्या लिखाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना। अब तो पहले आप एक्स स्क्वायर का किया, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x dx, समझ में आ रहा है क्या, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2y dy, 2y, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, बोलिए, 2x dx प्लस 2y dy। अच्छा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ना, प्रोडक्ट और डिवीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डी ऑफ अगर एक्स वाई है, तो इसका डिफरेंशियल बता दीजिए क्या हो, क्या डिफरेंशियल होगा इसका, इसका हो जाएगा बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा क्या, सोचिए 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 सोचिए, मतलब बाई तो रह गया ना, प्रोडक्ट रूल लगाया तो बाई रह गया, और एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, डी एक्स प्लस एक्स, और फिर वाई का डिफरेंशियल क्या हो गया, डी वाई, समझ रहे हो। अच्छा, डी ऑफ एक्स बटा वाई क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स बटा वाई, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, हाँ, बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन में करते हैं ना डिवीजन, समझ रहे हैं बात। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओगे, सब समझ में आ रहा है। चलो एक और चीज समझो, कर लोगे ना ये सब, इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे ना सवाल में, तो कहीं हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंशियल लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखाएगा, 2x dx, और इधर आ जाएगा dt। तो ऐसे ही लिखेंगे बार बार हम, ठीक है। हम इतना नहीं करेंगे कि बेटा इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी टी बराबर डी टी बाई डी टी, उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। अब ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और गुना क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स बाई डी टी बराबर डी टी बाई डी टी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी, वही चीज आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसी को डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे बस। एक और टर्म जान लीजिए, एक वर्ड होता है प्रिमिटिव, या फिर उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। प्रिमिटिव बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव।
तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आप fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये phi x आ जाएगा। मान लेते हैं fx को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है phi x, तो fx को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो भी phi x आएगा, ठीक है। और fx प्लस c को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो भी आपको क्या आएगा phi x ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो fx को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो भी phi x आ रहा है, और c के साथ जोड़िएगा तो भी क्या रहा है phi x आ रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा ना, सुनिएगा, ये fx, ये जो fx है ये phi x का पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर fx प्लस c कोई लिखता है तो वो क्या कहलाएगा जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ phi x। लिखेगा नोट में, हियर fx plus c is called general antiderivative of phi x, general antiderivative of phi x। fx plus c को हम क्या बोलेंगे बताइए, जनरल एंटीडेरिवेटिव ऑफ phi x। और fx को क्या बोलेंगे, दूसरा लिख लीजिए, fx इज कॉल्ड पर्टिकुलर एंटीडेरिवेटिव ऑफ phi x। ठीक है ना, fx को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर एंटीडेरिवेटिव ऑफ phi x। fx प्लस c कहलाएगा जनरल एंटीडेरिवेटिव, और fx क्या कहलाएगा पर्टिकुलर एंटीडेरिवेटिव। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाली dx को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था, d ऑफ dx, d ऑफ dx fx प्लस c था, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए यहाँ phi x आ रहा था, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस dx को इधर ले आइए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, d ऑफ fx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, phi x dx, phi x dx। समझ में आ रहा है, बोलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सब जानते भी हैं आप। अब दोनों साइड क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दे रहे हैं, मतलब सांप का सिंबल डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिए, यहां से आपको इंटीग्रेशन का डिफिनीशन पता चलेगा, आपको यहीं से आप इंटीग्रेशन को डिफाइन कीजिएगा। अभी पहला प्रॉपर्टी जो था, ये इंटीग्रल ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये दोनों एक साथ आ जाता है, क्योंकि इसके साथ बाहर कुछ नहीं लगा होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा ये बताइए, अभी पढ़ा था, क्या बन जाएगा ये fx प्लस सी बराबर कितना आ गया बताइए, phi x dx। अभी समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं आप, phi x को। इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन क्या रहा है, fx प्लस सी। तो fx प्लस सी था क्या, phi x का एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन से हम लोग किसी फंक्शन का क्या निकालते हैं, एंटी डेरिवेटिव। मतलब कोई फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना हो तो आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, समझ रहे हो ना। तो अब इंटीग्रेशन का यहाँ से डिफिनीशन मिल रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है तो आप क्या बताओगे, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का क्या निकालते हैं, जनरल एंटी डेरिवेटिव, खास एंटी डेरिवेटिव नहीं, जनरल, समझ रहे हो ना। तो लिखो डिफिनीशन इंटीग्रेशन का, लिखो डिफिनीशन, क्या होगा डिफिनीशन बताओ हमको। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, integration is a process by which
by which we have to find जनरल एंटी डेरिवेटिव। जनरल एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब आपको कोई भी आप इंटीग्रेशन का सवाल करेंगे तो आपको जब भी आप उसका एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे तो हर एक एंटी डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, एक कांस्टेंट जोड़ना होगा। समझ रहे ना बात को? तो इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी हैव टू फाइंड जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे उसका क्या बताएगा, जनरल एंटी डेरिवेटिव। जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे उसका क्या बताएगा, बताइए, जनरल एंटी डेरिवेटिव। बच्चा लोग ऑनलाइन ज्यादा आता है, मुझे भी ऑफलाइन नहीं आता। घर भाग गया सब एग्जाम देके। अच्छा, ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन में तो कब सो जाएगा कब बंद कर देता है, कुछ बुझाता है। यहाँ पे क्या है ना, अब मजबूरी है, अगर यहाँ आ गए आप तो नहीं भी देखने का मन होगा आप देखिएगा, तो गाली खा जाइएगा। वहां कौन देखने वाला है, मन गया बेटा ठीक है, देखे नहीं देखे। अच्छा हाँ पूरा मजा ले रहा है, पूरा मक्खन लगा रहा है। हाँ देखिए एक्चुअली होता है क्या ना, देखो सुनो, होता है क्या ना, मतलब नेता के लिए, नेता की एनर्जी कब आता है, जब जनता होता। तो ऑडियंस नहीं होगा तो फिर नेता बोल नहीं पाता है, कितना बड़ा नेता होगा, ठीक है। तो वही होता है हम लोग के पास, अगर बच्चा हमारे क्लास में पूरा भरा हुआ है तो अपने आप एनर्जी आता है, और अगर बच्चा 5 को रहेगा तो सर मजा नहीं आ रहा, मतलब एनर्जी लेवल अपने आप क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये नेचर होता है। कितनों चाहेंगे नहीं बेटा एकदम पूरा जी जान लगा के करेंगे, नहीं। और कितनों मरियल टाइप का आएगा ना आदमी, और देखिएगा बेटा बड़ा बच्चा भरा हुआ है, वो अपने आप रिचार्ज हो जाता है। समझ रहा ना, तो ऑडियंस बहुत जरूरी है। अभी कोरोना ऑडियंस को क्या किया, घर में बैठा दिया, दिक्कत हो गया, बहुत परेशानी है। चलिए ठीक है, आईआईटी वाला थोड़ी, चाहे आपको बोर्ड वाला थोड़ी उसको कोरोना से मतलब, उसको तो एग्जाम लेने से मतलब। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी हैव टू फाइंड द जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का क्या हम निकालेंगे बताओ, जनरल एंटी डेरिवेटिव। तो सी लिखने का मकसद क्या है बताओ, सी लिखने का मकसद है कि हम लोग कोई खास एंटी डेरिवेटिव नहीं निकालते बल्कि जनरल निकालते हैं। इसको आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है देखिए, अगर पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव की बात हुई तो वो एक यूनिक कर्व होता है, खास कर्व होता है। लेकिन जब जनरल एंटी डेरिवेटिव का बात होता है तो वहां पे वर्ड यूज हो जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स, और इसका यूज तुमको सबसे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा। ये चीज अभी हम पढ़ रहे हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, फैमिली ऑफ कर्व, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व में क्या होता है ना, बहुत सारे कर्व होंगे, उससे उस कर्व से बिलोंग करता वो, मतलब उस फैमिली से बिलोंग करे सारे कर्व होंगे, बहुत सारे कर्व, दैट मींस बहुत सारे एलिमेंट, और वो हर एक एलिमेंट एक कर्व होगा, हर एक एलिमेंट एक खास कर्व होगा, बट उस हर एक एलिमेंट के लिए एक कॉमन बात होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जनरल एंटी डेरिवेटिव में खास बात क्या होता है, जो फैमिली ऑफ कर्व बनेगा उसके हर एक का स्लोप इक्वल होगा। हर एक का स्लोप क्या होगा, इक्वल, क्योंकि हर एक का dy बाई dx तो सेम ही है। जैसे आपने fx प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया तो भी फाई एक्स आया, उसका स्लोप क्या आ रहा है, फाई एक्स आ रहा है। fx प्लस 2 को करेंगे तो उसका भी तो क्या आएगा, फाई एक्स आएगा। मान लिया आपने e पे पावर x को डिफरेंशिएट किया, उसका वैल्यू क्या आएगा, e पे पावर x। e पे पावर x माइनस 1 का किया, उसका भी वैल्यू क्या होगा, e पे पावर x। तो हर एक का dy बाई dx क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है। हाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व देता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन एक एरिया देता है, एक फिक्स एरिया देता है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन कोई एक कर्व के लिए, ठीक है, वो फिक्स एरिया देता है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया देता है बट वो वेरिएबल एरिया देता है। अभी देखो समझ में आ जाएगा ना तुमको। जैसे मैंने क्या किया, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बताओ, 2x आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा बताओ? 2x। मतलब 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आएगा। डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही तुम्हें बता रहा हूं तुमको, ये आ जाएगा 2x। मतलब 2x को इंटीग्रेट करने से हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा था? अब यहीं से तुम देखो एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाते हो तो ये होगा क्या? बोलो, ये तो जानते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाओगे तो ये होगा क्या? बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे तो ये होगा क्या? तो ऐसा ऐसा कितना पैराबोला मिलेगा यहाँ पे? इनफाइनाइट। और हर एक पैराबोला का एरिया जो है ना ऑसिलेट हो रहा है। ये पैराबोला झूल रहा है ना किसके अलाउंग? बाई एक्सिस के अलाउंग। तो ये यूनिक एरिया दे रहा है या वेरिएबल एरिया दे रहा है? वेरिएबल एरिया। लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या होगा? एक यूनिक एरिया दे देगा और वहां पे एक ही यूनिक पर्टिकुलर कर्व का एरिया देगा वो। अब या तो एक्स स्क्वायर का देगा या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगर सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो उसका एरिया बताएगा, एक फिक्स लेंथ में बताएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, या आप बोल सकते हैं इट गिव्स एरिया, ठीक है, विच ऑसिलेट्स अलोंग वाई एक्सिस। एरिया फिक्स नहीं मिल रहा। लिमिट कहां आपने डाला है? कोई लिमिट डाला है क्या? ये तो वैरी कर रहा ना। देखिए आप अलग अलग लिमिट के लिए अलग अलग एरिया, एक कर्व के लिए अलग एरिया आ जाएगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक कर लेते हैं, इसके लिए यहां से यहां देखो ये वाली एरिया आ रहा है, इसके लिए ये वाला एरिया आ रहा है। अगर इसके लिए देखा जाए उसी लेंथ में तो ये वाला एरिया आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और वो ऑसिलेट हो रहा है किसके अलाउंग? वाई एक्सिस के अलाउंग। ठीक है ना? तो लिख लो ज्योमेट्रिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। Geometrically indefinite integration gives family of parallel curves। लिख रहे हो? Geometrically indefinite integration gives family of parallel curves which oscillates along y axis, which oscillates along y axis। यहां से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। जो थ्योरी हम बता रहे हैं थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, which oscillates along y axis। ठीक है यहां तक? अब देखना, अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे जो आ जाओ थोड़ा सा। अब इंटीग्रेशन जब तुम करते हो ना तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन में क्या क्या टर्म्स आता है। तो ये सांप वाली सिंबल तो जाने गया क्या होता है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो कौन सी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं? 5x को। तो जिस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट करते हैं ना उसका नाम होता है इंटीग्रैंड। इसका नाम क्या होता है बताओ? इंटीग्रैंड। कोई अगर बोले कि जिस क्वांटिटी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है तो क्या बताओगे? इंटीग्रैंड। अच्छा इसमें एक और बात समझो, ये यहाँ पे ये जो dx है ना, ये dx इसको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और dx में ये जो x है ना, ये x खास जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है क्या? ये वाली फोटो, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या है? इंटीग्रैंड है। समझ में आ रहा है? और dx ये पूरी आइटम को, ठीक है ना, जो डिफरेंशियल वाली फोटो है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और d के साथ जो लगा हुआ है वो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे x³ d ऑफ x स्क्वायर, तो यहां पे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ? dx स्क्वायर। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? dx स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? x स्क्वायर। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, कभी भी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रैंड जो होना चाहिए ना वो फंक्शन होना चाहिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रैंड जो होना चाहिए वो फंक्शन किसका होना चाहिए? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो तुम देखो यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है क्या?
नहीं है, कहाँ ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ये, एक्स स्क्वायर का फंक्शन आप बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कैसे बनाना होगा बताओ, यहां पे लिखना होगा एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, अब डी ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये जो है एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो गया, नहीं हो रहा है क्या बताओ, अब बन रहा है एक्स स्क्वायर का फंक्शन, बोलो बोलो, अब तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए आप दूसरा चीज क्या कर सकते थे, अब यहाँ पे आप लिख देते एक्स क्यूब और डी एक्स स्क्वायर क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए, 2x dx, देखिए जरूरत पड़ रहा है ना, 2x dx, अब देखिए यहां पे बन गया x पे पावर 4 dx, x पे पावर 4 dx, बस समझ में आ रहा है क्या, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x, तो ये x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर था, समझ में आ रहा है बोलो, तो यहाँ पे इसको हमने सबसे पहले दो ऑप्शन है, या तो आप जो है अगर इसको x का फंक्शन रहने देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दीजिए किसके टर्म में, x के टर्म, या आप चाहते कि नहीं, हम चाहते हैं यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो फंक्शन है उसको चेंज कर दीजिए किसका, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ रहे बात को, एक नोट लिखना, क्या लिखेगा नोट में, इंटीग्रैंड इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रैंड इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, नोट लिखना, इंटीग्रैंड इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ is always function of variable of integration. इंटीग्रैंड हमेशा किसका फंक्शन होगा बताओ, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रैंड इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लेते हैं, सुनना, थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन तुम जानते ही हो, है ना, तो मान लेते हैं तुमको यहाँ पे सवाल है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और डी ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी बताया था, बनाओ इसको, कैसे बनाओगे बताओ, अब देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर, तो तुमको लगता है कि कभी भी इसको एक्स स्क्वायर का फंक्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा बताओ, इसको तोड़ना होगा, अलग अलग तोड़ना होगा ना, ये तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ही, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर पे पावर कितना लिखना होगा, हाफ लिखना होगा, उससे अच्छा है क्या करो, यहाँ पे इसका क्या लिख दो इसका क्या लिख दो, डिफरेंशियल लिख दो, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बना दो, एक्स बना दो, वो ज्यादा अच्छा है, कर लो कर लो। इसका मतलब आप लोग के मन में बात था, साफ सुथरा आदमी उसी समय जो कहना था कहता, उस समय तो नहीं सवाल उठाए, 258 का बिल है, कहाँ का क्या है, तो नहीं बोले, बोलते उसी समय लाते। अब बिल हम कोरोना काल में नहीं दिए हैं आपको, हम 2019 का मई जून में आपको दिए, अब तो आपको कुछ नहीं बोले। बुद्धू भैया को जब 2019 दिसंबर में जब हम बिल दिए 12450 177 258, तो ले गए साथ में, उस दिन कहीं नहीं बोले, ये सब लोग बोले मेरे बिहाफ में जितना पैसा देनदारी हमको लिख के दिए, लिख के दिए तो कहीं नहीं बोले ये एक क्यों लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, तो नहीं बोले, कुछ लेके गए साथ। उस दिन तुमको आर्गुमेंट करना चाहिए था ना, उस दिन आप लोग इसलिए नहीं किए कि आप लोग कुछ लंबा प्लान किए थे, कोरोना प्लान को थोड़ा गड़बड़ा दिया तो चढ़ गए, उस समय का तब लीगल था, कोरोना में थोड़ा हुआ तो सब लीगल, सब पैसा एडजस्ट हो जाता कोरोना में,
तो कोरोना आया ना, तो छोड़ छाड़ दिए ना हम लोग बिल्डिंग, तो इन लोग देनदारी में चला गया तो बदला गया। लिख लिया, कर लिया इसको? हाँ आ गया नहीं सर? हाँ हाँ हाँ, आ गया, बहुत अच्छे। हाँ? ठीक, अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। आ देखिए, डी ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखिएगा? 2x। सबसे पहले इस 2 को बाहर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, किसके साथ? एडिशन के साथ। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एक्स क्यूब dx, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर dx। आ रहा है ना? तो ये आ जाएगा x4/4 और ये आ जाएगा 6x3/3 प्लस c। ये तो फार्मूला है ना, अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग को नहीं याद होगा, कुछ लोग को याद है, ऐसा नहीं है। अभी लिखो स्टैंडर्ड फार्मूला। और एक 2 क्लास में बहुत बढ़ जाएगा बात आगे, ठीक है? अभी तो तुमको लगेगा बड़ा आसान है, आसान आसान है, और फिर 2 क्लास के बाद लगेगा फिर बड़ी हार्ड हो गया। लिखा? फिर थोड़ा मेहनत करोगे, ये तो फिर पकड़ नहीं पाओगे बेटा। ये तो हमेशा होता है तुम्हारे साथ, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो तुम। देखो लिखो सम स्टैंडर्ड फार्मूला। बहुत छोटी छोटी बातें देखो, हम जो तुमको बोलेंगे ना, कुछ कुछ चीज जो हम बोलेंगे उसको ध्यान में रखना, ठीक है? इंटीग्रेशन में सारा फार्मूला रटना, सारा फॉर्म रटना पॉसिबल नहीं है, कुछ एक स्पेशल फॉर्म रटना है। अदरवाइज सारे फॉर्म, किताब में जितना फॉर्म दिया है ना, रटने नहीं पागल हो जाएंगे, ठीक है? फॉर्म कुछ काम नहीं करता, बस आपको बेसिक को फोकस करना, और जो बोला जाएगा सवाल बनाते समय उसको फोकस कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, सवाल बनेगा। ये तो आप किताब में जितना फार्मूला दिया ना, फॉर्मेटेड रटते रटते परेशान हो जाइएगा, और मैथ्स रट के नहीं होगा कभी। सम स्टैंडर्ड फार्मूला, फार्मूला लिख लो, ये तो सब तो याद ही है आपको, ठीक है? मतलब 12-13 को तो यूज होता है, ठीक है? और हो क्या रहा था बताओ, अभी आप कर क्या रहे थे? इंटीग्रेट कर रहे थे किसको? किसी चीज का डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट कर रहे थे। इंटीग्रेट कर रहे थे एफ का डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रांड हमेशा कोई ना कोई फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अगर आपको ये पता हो गया कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसी का जनरल वैल्यू आप लिख दीजिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। तो पहला फॉर्मूला होता है एक्स पे पावर एन dx। अब आपको सोचना है ये किसी ना किसी आइटम का डेरिवेटिव है, ये किसी ना किसी आइटम का क्या है? डेरिवेटिव, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक और चीज बताना था हमको, हम बताएंगे भी थोड़ी देर में। एक्स पे पावर एन dx, तो आप सोचिए कौन से टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स पे पावर एन आएगा। आपको लगता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 वाला जैसा चीज को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो एक्स पे पावर एन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा बताइए? इसका डेरिवेटिव में आ जाएगा n प्लस 1 एक्स पे पावर n। तो मेरे को तो एक्स पे पावर n लाना है, ठीक है? तो जो एक्स पे पावर n यहां दिख रहा है, तो यानी कि फालतू में क्या आ गया? n प्लस 1 आया। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखना होगा बताओ? एक्स पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एडजस्ट करना होगा ना। बट ये क्या है? ये खास एंटी डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन क्या बताता है? खास या जनरल? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। जनरली लोग बोलते हैं सी इसलिए लिखते हैं कि सी का डेरिवेटिव 0 होता है, बट वैसे बोलिएगा तो गड़बड़ है, आप उसको डिफिनीशन के हिसाब से रिलेट कीजिए। दूसरा लिखो। अच्छा, यहाँ पे इनके साथ कोई कंडीशन जाएगा क्या? एक के साथ एक कंडीशन जाएगा, अगर हम इनका वैल्यू -1 ले लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, इसका मतलब इनका वैल्यू -1 नहीं लेना है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेना बगल में। क्या लिख लोगे कंडीशन बताओ? n नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1। कहने का मतलब x पे पावर -1 होगा तो उसका फॉर्मूला नहीं काम करेगा,
बाकी हर एक के लिए काम करेगा। एन बिलोंग करेगा किससे बताओ, कोई भी रेशनल नंबर होगा, एन बिलोंग्स टू कोई भी रेशनल। चलो ठीक है, देखो ई पे पावर एक्स सोचो, ई पे पावर एक्स सोचो किसका डेरिवेटिव में आता है, ई पे पावर एक्स में आता है, तो इसका जनरल एंटी डेरिवेटिव लिखो, आएगा बोलो। तीसरा ए पे पावर एक्स सोचो, ए पे पावर एक्स सोचो, ए पे पावर एक्स किसका डेरिवेटिव में आएगा, ए पे पावर एक्स बटा लॉग ए में आएगा, आएगा बताओ। और यहां बी सी आएगा प्लस सी। अच्छा रूट एक्स भी याद रखना, रूट एक्स का भी इंटीग्रेशन याद ही रखना। चलो ठीक है, रूट एक्स छोड़ दो, एक्स पे पावर एन रूट एक्स तो एक्स पे पावर एन वाला में बन जाएगा है ना, एक्स पे पावर एन एक्सपोनेंशियल हो गया, दोनों एक्सपोनेंशियल हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ, साइन एक्स, साइन एक्स किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा बताओ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलो पांचवा कॉस एक्स, कॉस एक्स किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये सब फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। छठा सेक स्क्वायर एक्स किसको डिफरेंशिएट करने से आता है, tan एक्स। सातवां कॉसेक स्क्वायर एक्स किसको डिफरेंशिएट करने से आता है, माइनस कॉट एक्स। आठवां, हाँ बोलो, हाँ आप जो नंबर 1 पे बताए x टू द पावर n हाँ n नॉट इक्वल टू -1, हाँ, अगर n को -1 लेंगे तो log x नहीं आएगा आंसर। ठीक तो बोले हम, कुछ और बोले, गलत बोले क्या, मना तो किए n का वैल्यू -1 नहीं लेने के, n का अगर -1 लेंगे तो 1/x होगा, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे ना। इंटीग्रेट करेंगे तो log x आ जाएगा। अरे बाबा तो कहाँ बताया हमने, अभी बोला है क्या, वो लिखा है क्या कहीं अभी, वो लिखेंगे अभी आगे लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, लिख लिया, हमको ही भुला दिया। ठीक है आगे देखो, अच्छा कॉसेक स्क्वायर हो गया, देखो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सही बोल रहा है तो वो लिखेंगे बेटा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स किसको डिफरेंशिएट करने से आता है बताओ, सेक एक्स को ना, सेक एक्स। नाइन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, चलो तुम्हारा वाला भी लिख देते हैं, 1/x क्या हो जाएगा बताओ, log x, ln x, बट यहाँ पे अंडरस्टूड है x पॉजिटिव लेना, ठीक है, क्योंकि log किसके लिए आता है, पॉजिटिव नंबर के लिए, इसलिए इसमें मॉड लगा दिया है, समझ रहे हो ना, प्लस सी। लॉन वाला रिजल्ट जब भी लिखोगे तो मॉड लगा देना। 11 tan x किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा सोचो जरा, नहीं, tan x होता है sin बाई cos, और log cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई cos आएगा, और cos का आएगा माइनस साइन, तो माइनस log cos x होगा क्या, तो माइनस log cos x प्लस सी। या फिर आप लिख सकते हो, ये माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो cos x को आप 1 बाई sec x लिख सकते हो, बताओ cos x को 1 बाई sec x, और log 1 बाई sec x क्या लिखाएगा, log 1 माइनस log sec x, log 1 क्या होता है 0, और माइनस log sec x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अगर प्लस में लिखना चाहते हो तो log sec x प्लस सी। अच्छा log लिखते हो तो बेस ही लिखना जरूरी है, नहीं तो सीधा सीधा क्या लिखो, ln लिखो। अगर बेस नहीं चाहते हो लिखना तो क्या लिखो बताओ, ln लिखो। 12 नंबर tan x
cot x किसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा? cos y sin log sin x, तो ln sin x लिख देते हैं। और अगर माइनस लिखना चाहते हो तो sin x किसका उल्टा होता है? cosec x का, तो माइनस ln cosec x। ln लिखेंगे तो बेस नहीं लिखना है, समझ रहे हो ना, और log लिखेंगे तो बेस ही लिखना मस्त हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, sec x सोचो किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, सोचो जरा, sec x किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा? sec x आएगा log sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करने से। log sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 1 by sec x प्लस tan x। sec x का आएगा sec x into tan x, और tan x का आएगा sec स्क्वायर x। ऊपर sec x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? sec x प्लस tan x, और नीचे है sec x प्लस tan x, कट जाएगा। तो क्या लिखाएगा बताओ? ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। 14, ये सब याद कर लेना। cosec x किसको डिफरेंशिएट करने से आया बताओ? cosec x log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x। कहीं कहीं log लिख दे रहे हैं, कहीं कहीं ln लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है, log लिख देंगे तो बेस ही लिख देंगे। इसको आप डिफरेंशिएट करो ना, आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 by cosec माइनस cot। cosec का क्या होता है बताओ? माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x, बीच में प्लस आ जाएगा, cosec x कॉमन निकालोगे बाकी कट जाएगा। चलो 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा? सोचो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा बताओ? साइन इनवर्स x को आएगा 17। ठीक है ना? 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बेसिकली मॉड एक्स आता है। ये किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा बताओ? सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे मॉड एक्स आता है, बट किताब में मॉड एक्स नहीं लिखता है, एक्स भी रहेगा तो भी चलना, मान लेना क्या है? सेक इनवर्स एक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 2 रिजल्ट और लिख रहे हैं हम। ऊपर देखना फंक्शन डेरिवेटिव है, ऊपर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सवाल आएगा इस पे। ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन का और नीचे फंक्शन, क्या आंसर हो जाएगा? लॉग ऑफ फंक्शन, लॉन ऑफ फंक्शन। और लॉन जब भी लिखोगे तो इनपुट के साथ मॉड लगाना जरूर। लॉन, लॉग का बेस जब ई होता है ना तो इसी को लिखते हैं लॉन, ln, बेस ई नेपियर बेस होता है, ठीक है। 19, इसको भी याद रखना, ऊपर एफ डैश एक्स है, मतलब ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन का रूट है, रूट के साथ फंक्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये दोनों, 18 19, ठीक है ना। ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन का, नीचे फंक्शन, तो आप आंसर लिखेंगे लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव नीचे रूट का फंक्शन, क्या आंसर लिखेंगे? 2 रूट एफ एक्स। एक और बात, ये फार्मूला नहीं है, जितना भी इंटीग्रेशन में लीनियर तस्वीर होगा सबको आप एक्स मानना, जितना भी इंटीग्रेशन में लीनियर तस्वीर होगा सबको आप क्या मानना? एक्स। क्योंकि जैसे देखो, आप चीजों को समझो, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ये dx है ना, और अगर हम d ऑफ ax प्लस b लिखते हैं तो क्या फर्क होगा बताइए? इसका वैल्यू क्या आएगा? a dx आएगा, a dx यही तो आएगा, बताओ, बोलो बोलो। यानी कि अगर मैं dx को d ऑफ ax प्लस b बनाना चाहूं तो dx बराबर मैं लिख सकता हूं 1 बाई a d ऑफ ax प्लस b, लिख सकता हूं क्या? मतलब जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मैंने क्या बनाया यहाँ पे? x, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मैंने क्या बनाया?
ax प्लस b। बात समझ रहे हो ना? ये वाली तस्वीर कंप्लीट लीनियर है, ये भी लीनियर, बट ये लीनियर का एक्चुअल शकल नहीं। लीनियर का एक्चुअल शकल ये होता है ना, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो इंटीग्रेशन के सवाल में जितना भी लीनियर वाली शकल होगा, समझ रहे हो ना, हर एक को आप x मानना, बस अंतर इतना ही होगा कि जब उसको आप x मानेंगे तो इंटीग्रेट करते समय एक्स्ट्रा क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ a से x से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली इसको यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x। ये फंक्शन x का नहीं है, ये लीनियर फंक्शन है। ये फंक्शन एक्चुअली 2x प्लस 3 का है, ठीक है। तो अगर हम x के, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम x के हेल्प से करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 12x। अब देखो इंटीग्रैंड का हर एक टर्म x का फंक्शन हो गया है क्या, बोलो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे इस dx को हम क्या चेंज कर दें, बताओ। इस dx को हम क्या बना दें, 2x प्लस 3। तो अगर हम अभी बताए थे dx को अगर हम d ऑफ ax प्लस b लिखते हैं तो क्या होता है, dx बराबर 1/a d ऑफ ax प्लस b। तो यानी कि यहाँ पे है 2x प्लस 3 का स्क्वायर, फंक्शन तो इस वेरिएबल का है, मतलब ये लीनियर का हम फंक्शन हमारे पास है। हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, d ऑफ 2x प्लस 3। तो डिवाइड कितना से करना होगा, 2 से। समझ में आ रहा है क्या, ये 2 बाहर आएगा क्या, बताओ। अब तुमको लगता नहीं है, अब अगर 2x प्लस 3 को x माना जाए तो ये x स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा है, बताओ। अब कोई इसको ऐसे इंटीग्रेट करेगा और कोई ऐसे इंटीग्रेट करेगा, इसका इंटीग्रेशन के हिसाब से क्या होगा, x पे पावर n वाली फार्मूला लगेगा। x पे पावर n वाली फार्मूला लगेगा तो 2x प्लस 3 पे पावर कितना होगा, 2 प्लस 1/2 प्लस 1। अब प्लस क्या लिखाएगा, c। तो ये तरीके से इंटीग्रेट करना है आसान, या इससे इंटीग्रेट करना आसान, इससे आसान है। मान लेते इस पे 10 पावर आएगा तो एक्सपेंडी करते करते बुखार छूट जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है बेसिकली, आपको जब भी इंटीग्रेशन के सवाल में कोई लीनियर दिखे तो आप करते बेसिकली क्या है, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है उसको आप उसी लीनियर के शक्ल में चेंज करते हैं। मतलब उस x को आप चेंज करते हैं किस फॉर्म में, ax प्लस b के फॉर्म में। और जब ax प्लस b के फॉर्म में चेंज करते हैं तो अंतर क्या होता है, वहां पे dx के साथ क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा कोफिशिएंट ऑफ x आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप ये याद रखिएगा कि जितना भी सवाल में इंटीग्रेशन का सवाल होगा, जैसे मान लेते हैं sin x dx किया, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है तो x सही है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन ऑफ 2x प्लस 3 आ जाए और यहाँ पे dx है तो यहाँ गड़बड़ है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, ये फंक्शन sin x का नहीं, x का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन किसका है, 2x प्लस 3 का। तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना होगा, किसमें, 2x प्लस 3। तो लोग चेंज करते हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप इसको चेंज कीजिएगा 2x प्लस 3 में तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा। बट इस चीज को हिडन रखता है लोग, यहाँ dx ही रहने देता है। बट जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया तो वो dx नहीं रह गया, अब वो d ऑफ क्या बन गया, 2x प्लस 3 बन गया। अरे समझ में आ रहा है? लिखिएगा आप dx ही, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप a से डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, d ऑफ ax प्लस b बन जाएगा। क्लियर है? तो आप नोट में लिख लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के सम करते समय, हिंदी में लिख लो, इंटीग्रेशन के सम करते समय, इंटीग्रेशन के सम करते समय हर एक लीनियर को x माना जाए, हर एक लीनियर को क्या माना जाए, x। ये समझ में आ रहा ना मैं क्या बताया? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन समझ में आया, बोलो, अरे बोलो। इंटीग्रेशन के सम करते समय हर एक लीनियर को क्या माना जाए, x माना जाए। बस इतना ही याद रखना, जब भी आप लीनियर को x मानिएगा तो अंतर क्या होगा, थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ x से उसमें डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब चलिए ठीक है, एक और चीज बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये बच्चा क्वेश्चन करता है, जैसे मान लिया हमने लिखा e पे पावर 2x प्लस 3 पे पावर x माइनस 2x स्क्वायर dx, ऐसा लिखा, ठीक है ना। तो हम लोग टर्म बाई टर्म पहले तोड़ देंगे इसको।
तो यहां लिखेंगे ई पे पावर 2x dx अब प्लस 3 पे पावर x dx अब माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक है ना। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है लेकिन यहाँ 2x है, तो अल्टीमेटली x से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरे को 2x ही बनाना होगा, x से काम नहीं चलेगा। अब 2x से बनाना होगा, तो जब मैं यहाँ 2x बनाऊंगा तो करूंगा क्या, 2 से डिवाइड करूंगा, लिखूंगा dx ही, बट वो एक्चुअली बन क्या रहा है, वो 2x बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, e पे पावर x, e पे पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e पे पावर x, तो e पे पावर 2x। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब कोई कहेगा कि सर आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो ये तो खास एंटी डेरिवेटिव इसका, तो इसका जनरल एंटी डेरिवेटिव लिखा, तो यहाँ प्लस c1 लिखेंगे ना, लिखना चाहिए। अब प्लस, अब यहाँ पे 3 पे पावर x, यहाँ x है तो यहाँ x सही है, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर x बटा log 3 आ जाएगा, log 3। यहाँ पे लिखना होगा कितना, c2। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे x पे पावर इन वाली फार्मूला लग जाएगा, तो x पे पावर 2 प्लस 1 अब बाई 2 प्लस 1, अब प्लस क्या लिखना होगा, c3। समझ रहे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, हाफ e पे पावर 2x प्लस 3 पे पावर x बटा ln 3 अब माइनस 2 x पे पावर 3/3। अब देखो ये c1 ये c2 ये c3 ये अलग अलग कांस्टेंट है, तो एक ही नेचर का है ना, तो सारे को इकट्ठा मैं क्या लिख सकता हूँ, एक से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस। तो जब सवाल आप बनाइएगा तो हर एक इंटीग्रैंड के साथ कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, मतलब समझ रहे हो ना, हर एक डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट नहीं जोड़ना, आपको क्या करना, सबका खास खास एंटी डेरिवेटिव लिख देना और लास्ट में सभी का क्या करना है, एक कॉमन कांस्टेंट जोड़ना। समझ में आ रहा है, कर हम वही रहे सब में। देखो अब ऐसा नहीं कि हम c1 नहीं लिखें, c1 अगर हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ c2 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ c3 नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने खास एंटी डेरिवेटिव लिखा है, हम लिख रहे हैं जनरल एंटी डेरिवेटिव, बट वो जो सारे कांस्टेंट है, ये सारे तो कांस्टेंट ही है ना, ये सारा मिलकर के क्या है। अब जैसे कोई 2 3 4 लिखता है, 2 + 3 + 4 लिखे, कोई उसी चीज को 9 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। 2 + 3 + 4 को हम 2 + 3 + 4 नहीं लिख के क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ c1 नहीं लिखे, यहाँ c2 नहीं लिखे, यहाँ c3 नहीं लिखे, तो हम c नहीं जोड़ दें, सब में c जोड़ दें, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन वैल्यू जोड़ दे रहे हैं। समझ रहे हो। अच्छा, एक और चीज समझना, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल में आंसर नहीं मिलाते हैं। अगर आप आंसर मिलाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर कोई भी आंसर मिलाता है तो उसको नहीं आता, उसको डिफिनीशन ही नहीं पता है। हाँ, आंसर कहाँ मिला जाता है, जब आपको जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल है, मान लेते कोई सवाल दे दिया, उसका आंसर का ढांचा दे दिया और उसमें कुछ अननोन्स दिया, उस अननोन्स को निकालना, तो वहां पे आपको उसी ढांचे में आंसर लिखना होगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो, उसी ढांचे में लिखना होगा। जैसे देखो, ये पिछले साल 2020 में एक सवाल आया था इंटीग्रेशन का, ठीक है, एक सवाल हम छोटा सा करते हैं। ये था dx बाई cos स्क्वायर x, ठीक है, और यहां था sec 2x प्लस tan 2x dx, यही सवाल था। ठीक है, इसका लिखा हुआ था सवाल इस तरह से, ऑप्शन में था लेमडा, ठीक है, tan x, ठीक है, और प्लस 2 ln ऑफ fx प्लस c, ऐसा कुछ था। तो उसमें से पूछा था लेमडा और fx का वैल्यू क्या। तो अब आपको ये वाली जो सवाल है, इसका आंसर आपको हमेशा इसी ढांचे में लिखना होगा। अगर ये ढांचे में नहीं लिखोगे तो कंपेयर कर पाओगे क्या, ये ढांचे में नहीं लिखोगे तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, तुमको इसका जो भी आंसर होगा उसको आपको इसी ढांचे में लिखना होगा। अगर ये ढांचा आप नहीं क्रिएट कर पाते हैं, कोई दूसरा ढांचा बना देते हैं, तो फिर आप आंसर नहीं बना पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो आंसर नहीं मिलाना होता है। जैसे मान लिया, जैसे देखो सीधा बात को, जैसे मान लेते कोई sin x और मान लेते हैं ऐसा ऐसा, एक एग्जाम्पल हम तुमको लिखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, पूछता है ऐसे ऐसे। अभी मान लिया √1 - sin 2x dx, ऐसा है, ठीक है। इसको हम अलग अलग ढांचे से लिखेंगे, अलग अलग फॉर्म में आंसर आएगा, आंसर सबका अलग अलग फॉर्म में आएगा, अलग अलग ढांचे में आएगा। अब जैसे देखो, मान लेते हैं इसको कोई ऐसे लिखता है,
ये 1 को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x। ये हम सॉल्व नहीं किए हैं, अभी हम सॉल्व नहीं करके बता रहे हैं जान के, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है, आराम से बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। cos sec 2x को लिख देंगे 1/cos 2x, ठीक है, और ये tan 2x रहने देंगे। और cos 2x का फॉर्मूला जो होता है tan के टर्म में होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और फिर tan 2x का फॉर्मूला भी डालेंगे tan के टर्म में 2 tan x बाई 1 - tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो सिंप्लीफाई करके पूरा जो है ना ऊपर सॉल्व करके आपको आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और एक बच जाएगा ऊपर 1 - tan x, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan x, और tan x को t मान लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt चला जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 - t, नीचे आ जाएगा 1 प्लस t। लीनियर बाय लीनियर को हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो अभी उतना पढ़ा नहीं इसलिए हम नहीं बता रहे। अभी ये सवाल हम बता रहे हैं, मतलब आपको बता रहे हैं कि आंसर नहीं मिला, ठीक है। अब मुंह फाड़ के आना नहीं कि सर आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 2 sin x cos x आएगा, बोलो 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 बोलो, ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x प्लस माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, बोलो dx। अब ये cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर को का अंडर रूट cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर को कोई ये भी लिख सकता है cos x माइनस sin x, कोई sin x माइनस cos x भी तो लिख सकता है नहीं लिख सकता। ऐसे भी आप सोचिए ना, आप ज्यादा नहीं दिमाग लगाते तो आप इतना ही सोचिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो सेम ही होगा। अरे इसका स्क्वायर तो सेम ही होगा। अब मान लेते कोई ये लिखता है, मान लेते इसके जगह पे कोई ये लिखता है, तो देखो क्या आएगा cos x माइनस sin x dx। इसका आंसर देखते हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos प्लस c आएगा। अच्छा कोई बच्चा ये लिखा मान लेते हैं इसके जगह पे, तो ये आ जाएगा sin x माइनस cos x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। अब यहाँ पे सी आया, अब वो आके बोलेगा कि सर आंसर में तो ये दिया हुआ है सर, आप तो ये बना दिए हैं सर, तो दोनों एक ही है। आप यहाँ से माइनस निकाल लीजिए, अरे माइनस निकालिए। अब वो माइनस भी नहीं निकालेगा, वो खाली आके कहेगा सर इसमें तो आंसर ये है, यहाँ आंसर ही आ रहा है, ये तो गलत बना दिए सर। दोनों एक ही चीज है ना, अलग अलग है क्या। माइनस आप कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये माइनस c को आप एक c डैश लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मान लेते कोई इसको ऐसे नहीं बनाता है, अब वो मान लिया बुक में आपका आंसर ऐसे दिया हुआ, सुनना बात को, यहाँ पे हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, थोड़ा समझ ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन को लिख देते हैं cos, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस थीटा, तो cos पाई बाई 2 माइनस 2x, ऐसे लिख सकता है कोई, लिख सकता है ना। एक ही सवाल का अभी आपने पढ़ा, एक इंटीग्रेशन का कितना एंटी डेरिवेटिव होता है इनफाइनाइट, तो एक सवाल का आप कितना आंसर बना सकते हैं इनफाइनाइट बना सकते हैं, सबका ढांचा चेंज कर करके, समझ रहे हो ना। अब ये देखो cos पाई बाई 2 माइनस 2x, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा, बोलो ये बन जाएगा रूट 2, और ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस x, और माइनस से डिवाइड होगा तो ये प्लस, अब प्लस सी। अब कहीं आंसर ऐसा लिखा रहेगा तो मुंह फाड़ के आएगा सर आप आंसर ये लिखे, ये वाला आंसर कहाँ आ रहा है सर, अरे आएगा, इसको तुमको बढ़ाने आएगा तो आएगा, इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अरे समझ रहे हो ना। ढांचा अलग अलग है कि नहीं, आंसर अलग अलग है या आंसर तो सेम ही है, ढांचा सबका अलग अलग आ रहा है नहीं आ रहा, तो तुमको नहीं मिलाने आएगा तो तुम आके कहोगे ना सर आंसर नहीं मिल रहा है सर, इसे किताब से आंसर नहीं मिला ना। अब देखो यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, यहाँ बनेगा रूट 2, यहाँ 1 बाई रूट 2 cos x 1 बाई रूट 2 sin, 1 बाई रूट 2 को लिखे cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 cos x प्लस sin पाई बाई 4 sin x, क्या हो गया cos a माइनस b हो गया, cos पाई बाई 4 माइनस 6 नहीं बन रहा है, रूट 2 cos पाई बाई 4 माइनस 6 बन रहा है नहीं बन रहा, अरे बन रहा है ना, तो वही आंसर है, अलग अलग कहाँ आ रहा है। अच्छा कोई बोलेगा कि सर हमको मन किया पाई बाई 2 माइनस 2x नहीं लिखने का,
हमको मन कर रहा है सर 5π/2 - 2x लिखने का, हाँ तो इसे भी बनेगा, क्योंकि π/2 - x, तो 5π/2 - x भी तो यही पे आएगा ना। कोई कहेगा हमको नहीं सर, हमको मन कर रहा है 9π/2 - x लिखने का, तो लिखो ना भाई, क्या दिक्कत। बट स्टैंडर्ड कॉस थीटा को जनरली लोग किस में चेंज करते हैं, sin 90 - थीटा। कोई मन कर रहा नहीं 90 - थीटा नहीं लिखेंगे हम, 5 गुना 90 - थीटा लिखेंगे, हमको मन कर रहा है तो लिखो तुम। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली वैल्यू क्या आएगा, एक ही है, इसे आंसर नहीं मिलाना। हाँ डिफिनिट में मिलेगा, डिफिनिट में यूनिक एरिया मिलता है, वो एरिया थोड़ी चेंज होगा। डिफिनिट के हर एक सवाल में आंसर मिलेगा, बट इनडिफिनिट में फॉर्मेट चलता है, आपको फार्मूला सही सही लगाना है, समझ रहे हो ना। फॉर्मेट का ध्यान रखना, अगर फॉर्मेट, बहुत सारा सवाल में ऐसा होगा ना कि आप गलत सलत सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गलत सलत कुछ आ जाएगा और गलतों में आपका फॉर्मेट बन जाता है, तो वो खास ध्यान रखना। अगर आपका फॉर्मेट बैठ गया ना, फार्मूला पे स्टैंडर्ड आ रहा है, तो मतलब आपका सही काम है, अदरवाइज वो काम गलत है, समझ रहे हो। इसलिए कभी भी आंसर नहीं मिलाते हैं बुक से, क्योंकि उसी सवाल को वो दूसरे वे में सोच सकता है और आप दूसरे ढंग से सोचें तो जैसे सोचेंगे उस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न अगर आ गया सवाल में और आपको आंसर इस ढांचा में लिखा है, तो फिर आपको वहां पे उसी ढांचे में लिखना हो, वहां पे फिर आपको चेंज करने आना चाहिए, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो आज देखो अभी क्या करना है, सुनो। अभी बनाओगे क्या, आर डी शर्मा है ना किताब तुम्हारे पास, आज तो थ्योरी खाली पढ़ा है, कल से क्वेश्चन करवाएंगे। आर डी शर्मा है ना बेटा, रुको तो बताते हैं कौन बना करना ना, बीच में तो बनाया भी था थोड़ा सा, लेकिन फिर से बना रहे हैं, है ना। सुनो सुनो, बता रहे हैं कौन से एक्सरसाइज करके आना। एक्सरसाइज नंबर सुनो, 18.1 करोगे और 18.2 करोगे, सारा 18.1 और 18.2 सारा करोगे, एग्जाम्पल देख देख के करोगे, ठीक है ना। 18.1 और 18.2 कैसा हुआ था एग्जाम तुम लोग का, हाँ? अच्छा नहीं गया था इसका।